हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और विषय में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना होता है। देखो, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि कम से कम इतना पढ़ लो, सेकेंड ईयर में किसी भी हाल में आप बैक मत लगाना। बैक मतलब लगाना कि जैसे मान लो कि गर्लफ्रेंड की शादी हो गई कहीं और, रीज़न क्या है कि आप अगर मान लो कि अगर बैक लगा दिया तो 2 साल का डी फार्मा आपको कम से कम 3.5 साल जाके पहुंचेगा या फिर मिनिमम 3 साल पहुंचेगा। रीजन क्या होता है कि जब बैक लग जाता है तो एक मार्कशीट और आता है आपका, यानी आपका जो मार्कशीट है डबल डबल मार्कशीट हो जाती चीजें, जिंदगी भर ये रहता है। तो थोड़ा सा क्यों ना मेहनत कर ले यार। देखो, एक चीज अगर हम लोग बात करें कि आपने एक बात सुनी होगी, 100 बात का एक बात है। आपने पुरानी मूवी में या फिर मूवी में देखते होंगे कि डॉक्टर क्या कहता है अगर पेशेंट लेके जाते हैं, एक पुराना कॉमन डायलॉग है उसमें, थोड़ा देर पहले अगर लाते तो आपको बच जाता है। मतलब थोड़ी देर पहले अगर टाइम से आप लेके आते तो बच जाता है। यानी ये नहीं कहता कि ये मर जाता, अब भी तो इलाज हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब ये चीज है कि टाइम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मेरे दोस्त। अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं, टाइम के बाद चीजें करते तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसी चीज को यही मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी टाइम है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि जी जान सब कुछ लगा देना है और अच्छे तरीके से आपको मेहनत करके आसानी से और अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये बात बताऊं, आप कोई भी बच्चा तेज या फिर कमजोर नहीं होता। उसमें क्या है, आपको जब आप 10th पास कर लिए हो मेरे भाई, तो ये क्या चीज है यार, 10th में तो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं फिर भी आप उसको पास कर लिए। तो अपने अंदर पहले ये जगह ना, आई हैव टू डू इट। ये चीज मत रखो कि मुझे करना है, मतलब करना ही करना है। जस्ट लाइक अगर मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, बॉयफ्रेंड का फोन है, तो उस वक्त क्या सोचते हो, जाना है नहीं जाना है? वही दोस्त का फोन आया था, चल ठीक है जा रहा हूँ। लेकिन वही गर्लफ्रेंड का फोन है, नहीं जाना है, तो बस टाइम पे पहुंच जाते हो ना चीजें, क्योंकि मुझे करना है करना है। उसी तरह ये चीज सोचो कि हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर जो भी सब्जेक्ट है डी फार्मा में, हमें पास होना ही होना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप इस तरह का मेंटेलिटी रखो, आप आसानी से चीजें हो जाएगी और आसानी से आप पास आउट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए देखते हैं हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया कई बार आता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग जब भी पूछेगा AMR पूछेगा, मतलब जिसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। देखो, पहले हम लोग इसको समझते हैं होता क्या है, उसके बाद कहता है इस इमेज को समझो। यानी ये आदमी क्या कर रहा है, ये अपना एंटीबायोटिक दे रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे माइक्रोबियल है जो इस पे काम नहीं कर रहा, उल्टा रिफ्लेक्ट दे रहा है, कोई इसका इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब समझते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल पे, आपके पास एक बच्चा है, आपने क्या करा, बचपन से उसको एक चटा एक चटा एक चटा मार रहे हो। उस वक्त क्या होगा, आपको उसके अंदर क्या हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। उसको एक चाटा मारोगे तो कोई फर्क होगा नहीं होगा, उसके लिए 10 चाटा बनाना पड़ेगा। उसी तरह क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक देते रहते बॉडी को, बॉडी एक काम करती है कि भाई कुछ भी हो भाई, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखना। पहले जमाने में मच्छर क्या होता था, एक थोड़ा सा कॉइल जलाते थे, मैक्सो आता है, उसको जलाते पूरा मच्छर मर जाता, भग जाता था। लेकिन अभी मैक्सो जला रहे हो, कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसा नो, मुझे कमेंट में बताना। नहीं पड़ रहा है ना। सेम टू सेम यही चीज क्या करता है, अभी दूसरा चीज उसको देना पड़ता है, सेम टू सेम। उसके लिए क्या है, हम लोग चीजों को मेंटेन करते हैं तो सही रहता है। उसी तरह क्या है, जब हम लोग एंटीबायोटिक जब हाई लेवल पे चीजें बॉडी को देने लगते हैं तो बॉडी हमारा फिर काम करना छोड़ देता है। उसी को ही हम लोग एंटीबायोटिक माइक्रो में या फिर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के नाम जानते हैं। रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, समझते हैं। देखो, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग AMR के नाम से जानते हैं, एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। मतलब क्या है, वर्ल्ड लेवल पे एक संकट है। क्या है, वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक संकट है, जहां बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक दवाई के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। यानी क्या होता है कि बार बार चीजें करने से जब एंटीबायोटिक देते हैं, वो क्या है, एक तरह का क्षमता कर लेता है। मान लो एक एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है, आपका एक एग्जांपल, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ले लो या महिला मित्र कोई, बार बार आपका दिल तोड़ रहा, एक टाइम आता ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दे यार, नॉर्मल सी बात है। होता है नहीं होता? देखो, ये एग्जांपल इस दे रहे कि इस एज में हो, चीजों को समझोगा। इसी को हम लोग पढ़ाई में कन्वर्ट करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अरे भाई नॉर्मल है भाई, दिमाग खराब करेगा ही करेगा, खराब करेगी ही करेगी, कोई बात ना, करने दो, मुझे कर लेता। उसी तरह जब बार बार चीजें एंटीबायोटिक देते हैं, वो कहता है कि भाई कुछ नहीं, दे दे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होगा, फिर मैं वही करूंगा। यही चीज कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर लेता है, एक तरह का आपको दवाई के खिलाफ प्रतिरोधक डेवलप कर लेता है। इस खतरे को रोकने के लिए फार्मासिस्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्या है, इस को रोकने के लिए भूमिका बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दवाई सबसे
करीब होते हैं, क्योंकि क्या वो जो दवाइयाँ के सबसे करीब होते हैं, यानी जो फार्मासिस्ट ही सारा का सारा दवाई वो देते हैं। तो फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस पर ही तो डिपेंड करता है यार, वो अगर चीजों को सही कर ले सब हो जाएगा धीरे धीरे। अब इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जिसको हम लोग एएमआर इज अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस वेयर बैक्टीरिया वायरसेस एंड फंगी डेवलप रेसिस्टेंस टू ड्रग। ये क्या करता है, हमारे पास ड्रग को रेसिस्ट कर देता है। इसको सॉल्यूशन यही है कि जो मोरिंगा सीड आता है ना, जिसको हम लोग साजन कहते हैं, सजना के नाम से, उसको जो पीस के खाते हैं वही हमारा काम में आता है, इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दिस मेनेंस एज दे आर क्लोजेस्ट टू मेडिसिन। मतलब क्या है कि इसका रोल बहुत ही अहम भूमिका रेज करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेडिसिन का क्लोज रहता है। अब क्या कह रहा है, देखो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में एएमएस टीम का मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो होते हैं हिस्सा होता है, जो कि सुनिश्चित करती है कि मरीज को राइट ड्रग कौन सा देना है, राइट डोज कितना देना है और राइट ड्यूरेशन कितना देना है। इस तरह से हम लोग रोक सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपके किचन में चाकू है, चाकू खतरनाक है या नहीं यार, काट रहे हो सब्जी, अगर हाथ काट जाए इंसान ऊपर पहुंच जाए। गैस है, मान लो गैस चीजें कितना खतरनाक है, चल रहे हो उसको अगर वो फट जाए तो चले जाओ, खतरनाक है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किसी दिन छू के देखना है या नहीं, आप उससे पूछ के देखना तो कैसा होता है, ऊपर पहुंच जाओगे ना, है खतरनाक। लेकिन हम लोग उसे अगर सेफ्टी के साथ यूज करेंगे, सेफ्टी के साथ चीजें चलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एम आई राइट और रॉन्ग, सही हो ना। इसी तरह कहता है कि जो हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस करता है, अगर हम लोग चीजों को सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सही तरीके से, यानी आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं होगा। उसके लिए हमें लोग सही तरीके से किस तरह से करेंगे, पहला काम है इंश्योर रेशनल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, यानी हम लोग कंफर्म करेंगे कि किस तरह से हम लोग चीजों को सही चीज उनको दे सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। फिर अगर हम लोग बात करें एंटी माइक्रोबियल, हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से एंटी माइक्रोबियल डेवलप होता है। साथ में बोलना रेशनल यूज बताएंगे, पेशेंट को एजुकेशन करेंगे, जो एंटी माइक्रोबियल है उसको हम लोग उसका प्रोग्राम चलाएंगे। तीन याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता सर्विलेंस एवं रिपोर्टिंग। हम उसको देखभाल करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पे हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये वाला दवाई इस तरह से काम नहीं कर रही है। फिर आता इन्फेक्शन प्रिवेंट एंड कंट्रोल। अगर कहीं इन्फेक्शन हो रहा है चीजों को तो उससे हम लोग प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर आता पॉलिसी एंड रेगुलेशन सपोर्ट। हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी और रेगुलेशन सपोर्ट, यानी हम लोग पॉलिसी बनाएंगे और रेगुलेशन को सपोर्ट करेंगे। ये सारे के सारी चीजों करके हम लोग एंटी माइक्रोबियल को रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एक्सपायर रिमूवल एंड हैंडलिंग डिस्पोजल नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग। यानी जो आपका दवाई है, दवाई को जो हम लोग हैंडलिंग जब खराब हो जाता है तो उसको हम लोग किस तरह से उसको मैनेज करते हैं और किस तरह से चीजों को करते हैं। यानी मान लो एक्सपायर हो गया तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या कह रहा, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड हैंडलिंग, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट देखा जाए हटाना या फिर जो रख रखाव करते हैं उसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले रेगुलर मॉनिटरिंग। हम लोग एक्सपायरी दवा क्या करना है कि रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग मतलब कि कौन सा दवाई एक्सपायर तो नहीं होगा, अगर एक्सपायर हो जाता है ना तो डीआई आपका पूरा लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। देखो क्या कह रहा है, फार्मासिस्ट को हर महीने स्टॉक निरीक्षण, जिसको हम लोग इन्फेक्शन करना चाहिए, फार्मासिस्ट को इन्फेक्शन करना चाहिए, उन दवाओं की पहचान करनी चाहिए जो अगले 3 से 6 महीने में एक्सपायर होने वाली है। क्या अगले 3 से 6 महीने में एक्सपायर होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। सेग्रीगेशन, अगला क्या है हमारे पास, जैसे कोई एक एक्सपायर होती है उन्हें तुरंत बिक्री वाले, जिसको हम लोग मेन सेल्फ से हटा देना चाहिए। जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो उसको जो खटाल सा रहता है ना, मतलब कि उसको हम लोग हटा देना चाहिए। फिर आता क्वारंटाइन एरिया। एक्सपर्ट दवाई को, जो एक्सपायर्ड दवाई को एक अलग बॉक्स या फिर रैक्स में रखा जाना चाहिए, जिसपे स्पष्ट रूप से एक्सपायर मेडिसिन या फिर नोट फॉर सेल लिखा होना चाहिए। ये मेन चीज आपको करना चाहिए जब हम लोग किसी दवाई का एक्सपायर हो जाता है। पहला क्या, हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, दूसरा हमारे पास सेग्रीगेशन मतलब अलग कर देंगे, तीसरा हमारे पास क्वारंटाइन यानी उसको अलग कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, नहीं तो ये हल्के में तुम्हें ले लेगा। फिर आता हमारे पास डिस्पोजल ऑफ जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन को हम लोग किस तरह से डिस्पोजल करते हैं, जो सामान्य दवाओं का जो डिस्पोजल है,
निपटन किस तरह से करते हैं। सबसे पहला आता है, अगर मान लो कोई दवाई रिटर्न टू वेंडर, वेंडर को हम लोग रिटर्न कर देते हैं, यानी जहां से हम लोग लाए वहां कर देते हैं। जैसे पहली प्राथमिकता दवाई को संबंधित सप्लाई या फिर मैन्युफैक्चरर को वापस करने के लिए होनी चाहिए, ताकि आपको क्रेडिट नोट या फिर रिप्लेसमेंट मिल सके। अगर कोई दवाई है तो आपने दवाई लिया, गलती से उन्हें एक्सपायर दवाई दी थी, उसको रिटर्न कर दो, ताकि आपको क्या पड़े, आपको पैसा रिटर्न मिल सके। फिर आता इंसर्नेशन। इंसर्नेशन का मतलब होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग चीजों को दवा जला देते हैं। यदि ऑप्सी संभव ना हो तो दवाओं को उच्च तापमान पर जला देते हैं, जिसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के अनुसार करते हैं। पहला क्या, वेंडर को रिटर्न कर देते हैं। दूसरा हमारे पास जिसको हम लोग इंसर्नेशन कहते हैं। फिर आता है लैंड फिलिंग। कुछ गैर जहरीली दवाओं को सुरक्षित लैंड फिलिंग साइटों पर गहरे गड्ढे दबा दिया जाते हैं, मतलब कुछ को हम लोग लैंड फिलिंग कर देते हैं। मेनली क्या, तीन याद रखना, रिटर्न टू वेंडर कर देते हैं, दूसरा हमारे पास इंसर्नेशन कर देते हैं, तीसरा हम लोग लैंड फिलिंग करके चीजें खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास नार्कोटिक दवाई को किस तरह से हम लोग चीजों को डिस्पोजल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है कि डिफाइन या फिर राइट डाउन द अबाउट द डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक मेडिसिन, मतलब नार्कोटिक मेडिसिन को किस तरह से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। देखो, नार्कोटिक का निपटाना बहुत सख्त नियम के तहत होता है, क्योंकि इसके दुरुपयोग यानी मिसयूज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, मिसयूज का खतरा बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले वेटनेस डिस्पोजल। इन दवाओं को कभी भी मतलब कि अकेले नष्ट किया जाता है, कभी भी अकेले नष्ट नहीं किया जाता। इसे ड्रग इंस्पेक्टर या फिर अस्पताल के अधिकृत कमेटी मौजूद के साथ में किया जाता है, यानी डीआई के सामने या फिर किसी हॉस्पिटल के जो कमेटी है उसके सामने में किया जाता है, अकेले नहीं। मान लो कि इन्होंने क्या करा, ऐसी जगह डिस्पोजल किया ही नहीं है, उसको सेल बेच दिया 2 नंबर पे। जो नशेड़ी होता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्या है एक्सपायर, उसको लेंगे, मस्त मौला रहेंगे। फिर आता मेथड। आमतौर पर इन्हें जला दिया जाता है या फिर रासायनिक की मदद से निष्क्रिय, जिसको हम लोग डीनेचर कर दिया जाता है, ताकि इनका दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। यानी क्या है, हम लोग इसे आमतौर पर क्या करते हैं, जला देते हैं। फिर आता रिकॉर्ड कीपिंग। नष्ट करने के बाद डिस्पोजल सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिस पर गवाहों का हस्ताक्षर होते हैं और रिकॉर्ड को सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी हमने भाई साहब नार्कोटिक खराब हो गया था तो इसको हम लोग जला दिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ साइकोटॉक्सिक या फिर जो एंटी कैंसर होता है, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो, हम लोगों ने जनरल देखा, उसके बाद जो हम लोग मेडिसिन को हटाते हैं किस तरह से वो देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो नार्कोटिक दवाई वो होता। अब हम लोग जानते हैं जिसमें रेडिएशन निकलता है, जो जहरीली दवाई को, जो एंटी कैंसर दवाई होता है, उनको हम लोग कैसे करते हैं। देखो, एंटी कैंसर अलग होता है, क्योंकि थोड़ा सा नार्कोटिक से ऊपर लेवल पे होता है। नार्कोटिक तो खा लेगा तो अपने भी नुकसान होगा, दूसरे पे जो डिस्पोजल वाला साइटोटॉक्सिक होता है वो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा सेल को कैंसर होने के भी चांसेस करता है। देखो क्या करें, ये दवाइयां बहुत खतरनाक और जीनोटॉक्सिक होते हैं। जीनोटॉक्सिक मतलब जो आपको जीन को अल्टर कर देता है। इसके लिए इन्हें सामान्य कूड़ा में नहीं फेंका जाता। इसको क्या करते हैं, सामान्य कूड़ा में नहीं फेंकते हैं। स्पेशल कंटेनर, इन्हें पीले रंग के साइकोटॉक्सिक रेसिस्टेंस बैग या फिर डिब्बे में इकट्ठा किया जाता है। किसमें हम लोग साइकोटॉक्सिक रेसिस्टेंस या फिर डिब्बे में इकट्ठा करते हैं, इसमें पीले। हाई टेम्परेचर एंड इंसिनरेशन, इसको नष्ट करने के लिए कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 में भाई सब कुछ नहीं बचेगा। अधिक तापमान वाले इंसर्नेशन की जरूरत होती है, ताकि जहरीले तत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्वाहा करते हैं। फिर आता केमिकल डिग्रेडेशन। कुछ मामलों में इन रसायनों के साथ मिलाकर इनकी जो टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाता है। मान लो नमक है, नमक में 1 किलो नमक में 10 लीटर पानी डाल दिया, कुछ पता चलेगा, पता ही नहीं चलने का, यानी उसको पतला कर दिया जाता है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, साइकोटॉक्सिक जो दवाई होते हैं उसको हम लोग डिस्पोजल करते हैं। इसी तरह की चीजें आपको पूरा पूरा अगर चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको पहले से ही चीजें प्रीफिल्ड है, वहां आपको पहले मिल जाएगा वहां पे, और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको ऐप में ही जाके मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए